राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे बेटा हो तो ऐसा, जब बेटे ने अपनी पत्नी को दिखाया सच्चाई का आईना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बिमला जी गांव में रहती थी। बिमला जी के बेटे का नाम अनिल था और उसकी पत्नी का नाम रीना था। रीना और अनिल के बेटे का 5वां जन्मदिन था। अनिल अपनी पत्नी रीना से कहता है, रीना, मैं सोच रहा हूँ अपने बेटे दीपू का जन्मदिन हम इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपने गांव माँ को फ़ोन कर देता हूँ। वह भी अपने पोते का जन्मदिन मनाने के लिए गांव से आ जाएंगी। वैसे भी गांव में माँ अकेली रहती हैं, उनका मन नहीं लगता हुआ। जब देखो तब पोते से बात करने के लिए कहती रहती हैं, लेकिन हम ज़्यादा बात भी उनकी नहीं करा पाते हैं। आज जब दीपू का जन्मदिन हम इतनी धूमधाम से मना रहे हैं तो माँ को फ़ोन करना तो बनता है। अनिल की बात सुनकर जो रीना का मुंह फूल जाता है और कहने लगती, अनिल, गांव से माँ जी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? हम दीपू की बात माँ जी से फ़ोन पर करा तो देते हैं। कैसी बातें कर रही हो? अनिल कहने लगा। रीना, जब हम सबको बेटे के जन्मदिन की पार्टी में बुला रहे हैं तो क्या अपनी माँ को नहीं बुलाऊंगा? जो अनिल रीना की बात नहीं सुनता है और गांव में अपनी माँ बिमला जी को फ़ोन कर देता है। बेटे का फ़ोन देखकर खुशी खुशी बिमला जी फ़ोन उठाते हुए कहती हैं, बेटा, तू कैसा है? बहुत दिनों बाद याद किया है। कब से तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। कल मैंने फ़ोन भी किया था, लेकिन बहू रीना ने फ़ोन उठाया था। कह रही थी तुम किसी काम में व्यस्त हो, इसलिए बात नहीं हो सकती। अनिल बोला, अच्छा माँ, तुमने फ़ोन किया था? मुझे तो पता ही नहीं चला और ना ही रीना ने मुझे बताया। बिमला जी समझ गई कि बहू बताना भूल गई होगी। बिमला जी कहने लगी, बेटा, 2 दिन बाद पोते का जन्मदिन आ रहा है। एक बार जन्मदिन गांव में आकर मेरे साथ भी मना लो। मुझे भी धूमधाम से अपने पोते के जन्मदिन को मनाने का शौक़ है। मेरे पड़ोस में जो गौरव जी की पत्नी ने अपने पोते का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है, सबको बुलाया था। मेरा भी मन करता है यह सब करने को। रीना अनिल के पास खड़ी थी और बिमला जी की बातें सुन लेती है और कहती है, हाँ हाँ, गांव में क्या रखा है माँ जी, जन्मदिन मनाने के लिए मोहल्ले की 4 औरतों को बुलाकर ढोल की बजा लोगी और टीका कर दोगी, हो गया जन्मदिन। तुम क्या जानो आजकल के बच्चों के जन्मदिन कैसे मनाए जाते हैं। अनिल नाराज होते हुए रीना से कहता है कि माँ मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं, तो तुम बीच में बात करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। माँ, मैं यह कह रहा था, अनिल कहने लगा, कि इस बार दीपू का जन्मदिन इधर ही मना रहा हूँ और आपको बुलाने के लिए मैंने फ़ोन किया था। आगे कभी मौका मिला तो दीपू का जन्मदिन आपके पास गांव में मनाऊंगा और आप अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लेना। बिमला जी कहती हैं, अच्छा बेटा, जन्मदिन मना रहा है तो यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी अनिल बोला, माँ, मैंने जन्मदिन की तैयारी करने के लिए 4 दिनों की छुट्टी ले ली है। कल सुबह के टाइम आपको लेने के लिए आऊँगा, तैयार रहना। हमारे शहर से गांव 3 घंटे की दूरी पर ही है। सुबह 10 बजे तक आ जाऊँगा और दोपहर तक आपको अपने पास भी ले आऊँगा। इतना कहकर अनिल फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ बिमला जी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बेटे बहू ने पोते के जन्मदिन पर उसे बुलाया है। खुशी के मारे जल्दी जल्दी बिमला जी काम में हाथ चला रही थी। आज बिमला जी के सारे काम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह हो रहे थे। जैसे वो हमेशा घुटनों के दर्द रहता है, लेकिन आज उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। सारे काम बिमला जी ने फटाफट निपटा लिए और झट से कढ़ाई चढ़ाकर अपने पोते दीपू के लिए बेसन के लड्डू बनाने लगी, क्योंकि पिछली बार जब दीपू घर आया था तो उसे बेसन के लड्डू बड़े पसंद आए थे। पूरे दिन दादी बेसन के लड्डू दे दो, दादी बेसन के लड्डू दे दो कहता घूमता रहता था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही अनिल अपनी माँ को लेने के लिए गांव आ गया और बोला, माँ, जल्दी जल्दी सारे काम करने में लगी हो। माँ की खुशी देखकर अनिल कहता, माँ, आपको मेरे पास आने की इतनी खुशी होती है तो फिर मेरे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती हो? कितनी बार मैंने कहा है, लेकिन हर बार मना कर देती हो। तो अपने बेटे की बात सुनकर बिमला जी सोचने लगती हैं कि बेटा,
तुम तो चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहे, लेकिन बहू नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं। पिछली बार जब तुम दोनों घर आए थे, मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, तो बहू ने मेरी वजह से तुमसे कितना झगड़ा किया था, और फिर मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बहू बेटा में झगड़ा हो। तभी अनिल कहने लगा, माँ क्या सोचने लगी? तभी बिमला जी बोली, कुछ नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं अनिल, तब तक मैं गांव में ही रहूंगी। जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे, उस दिन तुम आकर खुद मुझे जो शहर ले जाना, तब मैं गांव में नहीं रहूंगी। इतना तो मुझे अपने बेटे बहू पर भरोसा है अनिल, मैं अपने पोते के लिए कुछ उपहार नहीं ले पाई हूँ। तुम शहर में मुझे बाजार ले चलना, गांव में तो कुछ ढंग का मिलता नहीं है बेटा। अगर इधर छोटी मोटी दुकान से कुछ ले भी लूँगी तो पता नहीं बहू को पसंद आएगा या नहीं। अनिल बोला, ठीक है माँ, तुम इधर से कुछ मत खरीदो, मेरे साथ शहर चलना। एक दिन आपको मैं बाजार ले चलूँगा, फिर जो अपने पोते के लिए लेना है वो खरीद लेना। इसके बाद अनिल अपनी माँ को लेकर शहर के लिए चल पड़ा। दोपहर के 3 बजे तक दोनों माँ बेटे घर पहुँच जाते हैं। घर पर देखते हैं तो रीना अपने कमरे में आराम से सो रही थी। बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद रीना बाहर निकल कर आती है तो फॉर्मेलिटी के लिए बिमला जी के पैर छूती है और यह कहकर कि दीपू सो रहा है, उसे अभी देखकर आती हूँ, और अपने कमरे में चली जाती है। इधर माँ हॉल में जो सोफे पर आकर बैठ जाती है। अनिल कहता है, आओ माँ, और मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आता हूँ। तब बिमला जी कहती है, ठीक है बेटा। बिमला जी सोफे पर बैठी हैं और अनिल माँ के लिए पहले पानी लाता है, फिर चाय बनाने लगता है। कमरे में रीना आवाज़ देती हुई कहती है, अगर चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना लेना। दरअसल आज दीपू बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा। और अनिल कुछ नहीं कहता, तीनों के लिए चाय बनाकर लाता है। चाय पीने के बाद बिमला जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू अगर पोता ना सोया हो तो उसको मेरे पास भेज दो, मुझे उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। और तो और मैं उसके लिए बेसन के लड्डू भी बनाकर लाई हूँ, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तभी रीना कहती है, माँ जी बड़ी मुश्किल से सोया है, जब जागेगा तब मिल लेना। अनिल जो रीना के फरके हुए स्वभाव से बहुत अच्छी तरह परिचित था कि उसका मुंह क्यों बना हुआ है, उसे मेरी माँ का घर में आना पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में दीपू खुद ही कमरे से बाहर निकल के आ गया और सामने दादी को देखकर भागता हुआ दादी के गले लग गया और कहने लगा, दादी आप कब आई, मुझे पता भी नहीं था। तब दादी कहती है, बेटा बस अभी आई हूँ, और बड़े प्यार से बिमला जी अपने पोते को गले लगाती हैं, खूब सारा लाड दुलार करती हैं। डिब्बे से बेसन के लड्डू निकालकर पोते को दे देती हैं और कहती हैं, ले दीपू तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना, देख तेरे लिए कितने सारे लड्डू बना कर लाई हूँ। दीपू एक बार में ही पूरा लड्डू खा लेता है और दोनों हाथों में एक एक लड्डू पकड़ लेता है। तो रीना झुंझलाते हुए कहती है, माँ जी आपने इतने लड्डू इसे मत खिलाओ, पेट खराब हो जाएगा, इतना मीठा खाएगा तो पेट दर्द होने लगेगा। दोनों लड्डू जो दीपू के हाथ से छुटाकर वापस डब्बे में रख देती है। दीपू रोने लगता है, लेकिन रीना तब तक नहीं सुनती जब तक अनिल को रीना का यह व्यवहार भी पसंद नहीं आ रहा था। कमरे में रीना से कुछ कहने के लिए अनिल आता है तो रीना पहले से ही बरबरा रही थी, मैं इसलिए तुम्हारी माँ को नहीं बुलाती हूँ, मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख देती हैं। इतने सारे मीठे लड्डू खाने के लिए देने की क्या ज़रूरत है, कल को दांतों में दर्द होने लगेगा तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अनिल अपनी पत्नी की बात को काटता हुआ कहता है, कैसी बातें कर रही हो रीना, माँ के घर के बने हुए देसी घी के लड्डू खाने से दीपू के दांत में दर्द होने लगेगा, लेकिन जो तुम सुबह शाम उसे चॉकलेट खिलाती रहती हो उससे कुछ नहीं होता क्या? सच बताओ तो दांत चॉकलेट खाने से खराब होते हैं, ना कि लड्डू से। तुम्हें तो बस झूठ मूठ मूड खराब करने का मौका चाहिए। माँ को भूख लग रही है, हम दोनों के लिए खाना परोस दो। और चहकते हुए जो वो कहती है रीना, तो क्या तुम दोनों गांव से खाना खाकर भी नहीं आए? मैंने तो अपना और दीपू का खाना बनाया था, तुम लोगों का खाना नहीं बनाया। तुम मुझे लगा था कि तुम गांव जा रहे हो तो माँ ने तुम्हारे लिए तो खाना बनाया होगा, लाडला बेटा आया है तो माँ बेटा खाना खा कर ही आओगे। तब अनिल कहता है, रीना इतना तो तुम्हें समझना चाहिए था, माँ को गांव से मैं 12 बजे लेकर निकलता, अगर मैं खाना बनाने लगती माँ हमें आते आते रात हो जाती,
तुम्हारे आलस की भी हद होती है, जरा सा भी नॉनसेंस नहीं है। जब हम लोग गांव से आएंगे तो खाना खाएंगे ही, सिर्फ अपने आलस की वजह से तुमने खाना नहीं बनाया। यह बात सुनते ही रीना भड़क जाती है और कहती है, हाँ हाँ, अब तो तुम्हारी माँ आ गई है, तो अब तुम मुझसे रोज ही किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा करोगे। बहू की आवाज़ सुनकर बिमला जी आवाज़ देते हुए कहती है, बेटा अनिल, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मेरा पेट 2 दिन से ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुबह नाश्ता भी बहुत भारी कर लिया था, थोड़ा बहुत बेसन का लड्डू खा लूंगी और पानी पी लूंगी, अब सीधा रात को ही खाना खाऊंगी। कहीं बहू बेटे में बात ना बिगड़ जाए, यह सोचकर बिमला जी खाना खाने से मना कर देती हैं। दूसरे दिन रीना अनिल से कहती है, आज मुझे बाजार ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। अनिल खुशी खुशी कहता, ठीक है रीना, तुम तैयार हो जाओ। वैसे भी हफ्ते भर से ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, तो जन्मदिन की कुछ तैयारी नहीं हो पाई। हालांकि सबको इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन हमारी तैयारी अभी भी अधूरी है। हमने जो होटल पार्टी के लिए बुक किया था, एक बार उसका मेनू भी डिसाइड कराएंगे और तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है कर लेना। तभी रीना कहती है, माँ जी, मैंने सुबह का नाश्ता तो बना दिया था, दोपहर का खाना तुम बना लेना, मेरे तो पूरा दिन आज शॉपिंग में निकल जाएगा। तब बिमला जी कहती हैं, ठीक है बहू, तू चिंता मत कर, जाओ आराम से अपनी शॉपिंग कर लो, तब तो घर पर मैं आ गई हूँ तो मैं सारा घर संभाल दूंगी। जब बहू बेटे शॉपिंग के लिए निकलने लगते हैं, तभी जो बिमला जी को याद आता है कि उन्होंने भी तो अपने पोते के लिए उपहार लेना है, तो वह अपने बेटे अनिल से कहते हैं, बेटा मुझे भी दीपू के लिए कुछ लेना है। यह सुनकर चहकते हुए जो रीना कहती है, हाँ हाँ माँ जी, तो पैसे दे दीजिए, हम बाजार से उसकी पसंद का सामान ले आएंगे, आपको वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब बिमला जी कहती हैं, बेटा मैं साथ आने की बात तो कही ही नहीं है, ठीक है, वैसे भी मुझे दीपू के लिए गिफ्ट लेना था, अगर तुम उसकी पसंद का ले आती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, इससे अच्छी बात क्या होगी। पर अनिल कहता, माँ तुमने तो कहा था कि तुम दीपू के लिए गिफ्ट लेने चलोगी, घर में बात ना बढ़े इसलिए बिमला जी कहती, अरे बेटा, बहू अगर अपनी पसंद का ले आएगी तो और भी अच्छा रहेगा। इतना कहकर बिमला जी बहू के हाथ में 1000 रुपये थमा देती हैं और अगले ही दिन दीपू का जन्मदिन था। धूमधाम से दीपू के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। पूरे आंगन में दीपू ही धमा चौकड़ी मचाते हुए घूम रहा था, कभी दादी की गोद में बैठता तो कभी पापा के कंधों पर चढ़ जाता। महंगे तोहफे अनिल के अपने ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया था, सारे रिश्तेदार भी आए थे, साथ ही रीना के मायके के लोग भी आए थे। शाम होते होते सभी लोगों का आना भी शुरू हो गया था। बिमला जी हॉल में जाने के लिए तैयार थी, तभी अचानक से दौड़ता हुआ दीपू आया और उसके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है, जिससे बिमला जी की साड़ी एकदम से चिपचिपी हो जाती है। लाइट कलर की साड़ी थी, कोल्ड ड्रिंक के दाग उसमें जगह जगह दिख रहे थे, पानी से धुलने के बाद भी वह दाग नहीं जा रहे थे। बिमला जी बहू के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटी, मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई है, अब मेरे पास इतनी अच्छी दूसरी साड़ी भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो मुझे पहनने के लिए दे दो, इतनी जल्दी मैं बाजार से खरीद के भी नहीं ला सकती हूँ। रीना कहती है, माँ जी, मेरी साड़ी तुम्हारी तरह सस्ती नहीं है, हर साड़ी ड्राई क्लीन होकर आती है और तुम्हें तो साड़ी पहनने का सहूर भी नहीं है, अपने ही कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक्स गिरा ली, अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, सोचो पूरे फंक्शन में मेरी साड़ी का पहनकर उसका क्या हाल करोगी। दरवाजे पर खड़ा हुआ अनिल पत्नी और माँ की बातें सुन लेता है। जल्दी से वह पास की दुकान पर जाता है और माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर ले आता है। जब वापस आया तो रीना अनिल के हाथ में एक पैकेट देखती है और पूछने लगती है कि उसमें क्या है। तो अनिल कहता, अरे तुम लोग जल्दी में गेस्ट हाउस पहुँच जाओ, उधर सारे रिलेटिव आने वाले हैं और उनको रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए, हम दोनों अभी इधर ही हैं, यह अच्छा नहीं लगता। और रीना को फटाफट से कार में बैठा देता है और अपनी माँ को पीछे से लेकर आता हूँ कहकर अनिल पूरा घर अच्छे से बंद कर देता है और कहता है, हाँ माँ, सारा घर अच्छे से बंद करके मैं लॉक करके आऊँगा, तुम चिंता मत करो। रीना और अपनी माँ का हाथ पकड़ के वो सारे के पैकेट जो अपनी माँ के हाथ में थमा देता और कहता, माँ जल्दी से इस साड़ी को पहन लो, आपके लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ।
कार में बैठी हुई रीना यह सब देख लेती है और आग बबूला हो जाती है। कार से उतरकर सीधा अंदर आती है और पैकेट से साड़ी निकालते हुए कहती है, अनिल, माँ के लिए नई साड़ी खरीद के लाए हो? एक बार मुझसे भी पूछा भी नहीं। तुम माँ माँ करते हो हमेशा, माँ माँ नहीं, जैसे तुम्हारी बॉस बनी रहती हैं। अगर अपनी माँ के लिए ही सब कुछ करना था तो मुझसे शादी क्यों की? अगर माँ ही की सारी बातें माननी थी तो मेरी क्या जरूरत थी? अनिल कहता है, रीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जगह अलग है और मेरी माँ की जगह अलग है। मैंने तुम्हें किसी चीज़ को खरीदने से मना नहीं किया। कल तुम्हें जितनी खरीदारी करनी थी मैंने तुम्हें कराई। बताओ, एक बार भी मैंने मना किया हो? लेकिन आज जब मैं माँ के लिए कुछ पैसों की साड़ी ले आया तो तुम इतनी भड़क रही हो, जबकि कल तुम्हें 10,000 रुपये की शॉपिंग करके आई हो। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। घर में आराम से रहना सीखो। हर बात में कंपैरिजन करना मत किया करो। माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है। मैं दोनों के फर्ज अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ता हूँ तो तुम मुझसे शिकायत करो। इतने अच्छे मौके पर भी बहू बेटे में फिर से बहस होने लगी। यह देखकर बिमला जी को बहुत बुरा लगता है और साड़ी को दूसरी तरफ रखते हुए कहती है, बेटा, मेरी यह साड़ी सूख गई है। अब मुझे इसे पहनने में कोई समस्या नहीं है। तुम यह साड़ी बहू को दे दो। तब अनिल कहता है, नहीं माँ, यह साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम्हें पहननी ही होगी। इतने पैसे तो मैं कमाता हूँ, तो क्या एक साड़ी खरीदने के लिए भी मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा? जबकि पत्नी को लाख शॉपिंग कराता हूँ तो आप कुछ नहीं कहती? यह बात जो रीना को समझनी होगी। मैं खुशी खुशी उसकी फरमाइशें भी पूरी करता हूँ, या उसे नहीं दिखाई देता? माँ के लिए एक साड़ी खरीद लाया तो उसे खटक गया। रीना को अपने स्वभाव को बदलाव लाना पड़ेगा माँ। उसका यह नेचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है माँ। और बिमला जी जैसे तैसे बात को शांत करती हैं। बहू को गेस्ट हाउस भेज देती हैं और बेटों को भी शांत कराती हैं। बिमला जी सोचने लगती हैं कि मेरी वजह से बहू बेटा में कहा सुनी होने लगती है। पोते का जन्मदिन होते हुए भी वह गांव वापस चली जाएंगी, अब नहीं रुकेंगी। लेकिन उधर बेटे ने तो उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अनिल एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वह अपने पति के फर्ज को भी अच्छे से समझता था, साथ ही साथ माँ का मान सम्मान करना भी जानता था। किसी एक को खुश करने के लिए वह दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए मन ही मन वह जो रीना को सबक सिखाने का निर्णय ले लेता है, क्योंकि वह रीना की इन छोटी मोटी बातों से बड़ा दुखी हो गया था। दीपू के लिए जन्मदिन की पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा, रीना के भाई भाभी, सारे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आते हैं। रीना के माता पिता उसी शहर में रहते थे जिसमें रीना और अनिल रहते हैं। जन्मदिन की सारी पार्टी होने के बाद सभी लोग घर वापस आ गए। रीना पूरी पार्टी में अपनी सासू माँ से मुंह फुलाए रही, ना तो उनसे ठीक से बात की, ना ही खाने पीने के लिए पूछा। दूसरी तरफ अनिल दोनों तरफ तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करता रहा। लेकिन अगले ही दिन बिमला जी बेटे से कहती हैं, बेटा, पोते का जन्मदिन अब हो गया है, अब वे गांव जाना चाहती हैं। यह सुनकर जो रीना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अनिल कहता, माँ, तुम गांव जाकर क्या करोगी? वैसे भी पिताजी को गुजरे हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। 4 सालों से तुम गांव में अकेले रह रही हो, कोई तुम्हें देखने वाला भी नहीं है। अगर कभी तबीयत भी खराब हो जाए तो कोई तुम्हें गोली देने वाला भी नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास शहर में ही रहोगी। अब आपके बेटा बहू हैं तो तुम्हें गांव में अकेले रहने की क्या ज़रूरत है? यह सुनकर रीना के चेहरे का रंग उड़ गया और वह आप बोली, कहने लगी, इन्हें गांव में रहने से क्या समस्या है अनिल? हम अभी अपने साथ माँ जी को नहीं रख सकते? क्योंकि रीना, अनिल कहने लगा, मैं अपनी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता रीना? और तुम्हारी मेरी माँ से क्या समस्या है? और क्या है कि जबकि वह घर में रहती हैं तो तुम्हारे कितने कामों में सहायता करा देती हैं, तुम फिर भी जो कहीं आ जा सकती हो फ्री होकर, रसोई के कामों में भी माँ मदद करती है। तब वह कहता है कि मैं माँ को गांव वापस नहीं जाने दूंगा, यह रीना मेरा आखिरी निर्णय है। अनिल को गुस्से में देखकर जो रीना थोड़ा सा शांत हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने अनिल को इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। अनिल माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगता है और कहता है, माँ, तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुमने बताया भी नहीं। चलो अभी डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर चलता हूँ।
तब बिमला जी कहती हैं, अरे नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बुखार की दवाई खा ली थी, रात में उसका असर हो गया था। अभी सुबह नाश्ता करके फिर से खा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर बिमला जी कमरे में आराम करने के लिए चली गईं। इधर अनिल भी अपने ऑफिस चला गया। शाम को अनिल जब ऑफिस से वापस आया तो देखा रीना सज धज कर कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। अनिल बोला, अरे रीना, कहीं जा रही हो क्या? तब रीना कहती है, हाँ, आज मेरी माँ ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है। तुम भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो और 15-20 मिनट में निकल लेते हैं। रीना अपनी माँ के घर तुम चली जाओ, अनिल कहने लगा। मैं नहीं जा सकता। तो वह जो चिंघाड़ते हुए रीना कहती है, क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकते? तब वह कहता है, अनिल, रीना, माँ को देखो, ठीक नहीं है माँ की तबीयत, मैं उनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तब वह कहती है, रीना, माँ जी को थोड़ा सा बुखार ही तो है और बुढ़ापे पर तो थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने लगती है। बुढ़ापे में तो सब चलता है अनिल, तुम सिर्फ अपनी माँ की सोच रहे हो। मेरी माँ का क्या है, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके खाने के लिए इनवाइट किया है। तब अनिल कहता है, रीना, माँ का फ़ोन तुम्हारे पास आया है, मेरे पास नहीं, और मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें अगर जाना है तो तुम चली जाओ, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इतना कहकर वह अपनी माँ के कमरे में उनका हाल चाल पूछने के लिए चला गया। रीना तो सुबह से ही भड़की हुई बैठी थी। अब जब अनिल उसकी माँ के घर डिनर पर जाने को मना कर देता है तो वह आग बबूला हो जाती है और भड़कते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा मम्मी मम्मी करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती, पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ ही रहते। क्या ज़रूरत थी तुम्हें शादी करने की, जब पूरा समय माँ ही माँ करना है? तो पता नहीं अकेले में क्या क्या बातें करते हो, पक्का मेरी बुराई करते होंगे। जब भी तुम्हारी माँ आई है तब से तुम मुझे कम समय देते हो, आजकल तो यह जो हमेशा तुम्हारी आदत हो गई है। अनिल कहता है, ये क्या बातें कर रही हो, ये कौन सी आदतें ले ली हैं तुमने? अगर मैं माँ से कुछ देर बात कर लूँ तो तुम्हारा मुंह क्यों फूल जाता है और हमेशा तुम्हें यही लगता है कि मैं माँ से तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। अरे तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, तुम्हारी बुराई मैं क्यों करूँगा? रीना, मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, फिर कभी बाद में चलूँगा तुम्हारे घर। और तब रीना गुस्से में कैब करके अपने मायके चली जाती है। कमरे में जाकर अनिल कहता, माँ चलो, मैं डॉक्टर को तुम्हें दिखा लाता हूँ। डॉक्टर को दिखाने के बाद बिमला जी बेटे से कहते, बेटा तुमने मुझे डॉक्टर को दिखा दिया और मेरी तबीयत भी ठीक है, तुम बहू के मायके चले जाओ। उसकी माँ ने इतने प्यार से बुलाया है, नहीं जाओगे तो सबको बुरा लगेगा। अनिल कहता, नहीं माँ, उन्हें पता नहीं था कि घर में मेरी माँ आई हुई है, फिर उनकी माँ ने सिर्फ हम दोनों को ही डिनर पर क्यों बुलाया? आपको भी तो बुला सकती थी। यह सब रीना का ही काम है, मुझे सब समझ में आता है, छोड़ो। और बेटा, बिमला जी कहने लगी, जो भी बात हो, बात को बढ़ाते नहीं हैं। माँ की जिद करने पर अनिल रीना के घर चला जाता है और सबसे बहुत अच्छे से मिलता जुलता है, लेकिन अनिल रीना के माता पिता का बहुत सम्मान करता है। रात के 10 बजे तक दोनों पति पत्नी वापस आ जाते हैं। उस पूरी रात अनिल को नींद नहीं आती, क्योंकि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसकी पत्नी खुश नहीं होती, हमेशा शिकायत ही करती रहती है। तुम कभी मुझे समय नहीं देते, हमेशा मामा करते रहते हो, जबकि उसे खुद का नहीं दिखाई देता। घर में मेरी माँ रहते हुए भी पूरे दिन 5 मिनट भी उससे बात नहीं करती और मायके में 5-5 घंटे फ़ोन पर चिपकी रहती है। मैं कुछ नहीं कहता, पानी सर से ऊपर हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। सुबह उठकर अनिल ने रीना से कहता है, रीना, तुम्हें जो मुझसे शिकायत करती हो ना, मैं तुम्हें समय नहीं देता, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है, हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, तैयार हो जाना। यह सुनकर रीना खुशी खुशी मूवी देखने के लिए तैयार हो जाती है। तभी रीना के मायके से उसकी माँ का फ़ोन आता है। रीना से कहती है कि रीना, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से घर आ जाओ। तब रीना कहती है, अनिल, मुझे मेरी माँ के घर ले चलो, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें देखने के लिए चलना है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलना है। रीना, अनिल कहता, तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो यह सब लगा रहता है, और तुम्हारी माँ है ना उनको देखने के लिए। आज तो मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है
वैसे भी तुम्हारी शिकायत रहती है मैं तुम्हें समय नहीं देता हूँ। मेरा आज का पूरा समय तुम्हारे लिए है। मैं फालतू में तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। तब रीना कहते, कैसी बातें कर रहे हो अनिल? मेरे पिताजी बीमार हैं और तुम्हें मूवी देखने की, घूमने फिरने की पड़ी है। अनिल रीना की बात नहीं मानता और उसे घुमाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ चुपके से ससुराल में फ़ोन करके अपने ससुर जी का हालचाल पूछ लेता है कि उधर सब ठीक ठाक है ना। लेकिन दूसरी तरफ रीना का मूड मूवी देखने में कम और मायके में ज़्यादा लगा हुआ था। वह सोचती है मेरे पिताजी तो ठीक होंगे ना, पता नहीं उनको क्या हुआ होगा। मैं एक बार उनको फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं, अनिल कहता है अभी तुम कहीं फ़ोन नहीं करोगी रीना, सिर्फ मुझे समय दो। रीना फिर से मन मार कर रह गई कि मूवी देखने के बाद दोनों खाना खाने के लिए आ गए। खाना खा ही रहे थे कि रीना के फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आ गया। माँ के फ़ोन को काटकर अनिल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। यह सब देखकर रीना झल्ला जाती है और कहती है क्या तरीका है अनिल, मायके से मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे बात नहीं करने दे रहे हो। मैंने तुमसे शादी की है, खरीदी नहीं हो तुमने मुझे। क्यों मैं अपने माँ बाप की दुख तकलीफ में भी साथ ना दूं? तुम्हें क्या पता है मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। हमारी हारी बीमारी में मेरा उन्हें देखने का फर्ज बनता है। तुम मुझे उन्हें देखने से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा अनिल कहता है, रीना तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमने भी तो इतने सालों से, तुम्हें मैं यही तो समझाता आ रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है, तुमने मुझे खरीदा नहीं है जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। अगर नहीं नाचूं तो तुम घर में कलह पैदा करती हो। मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरे अलावा उनका तो कोई सहारा भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास कम से कम तुम्हारी माँ तो है और उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी तो साथ में है। मेरी माँ के पास तो पिताजी भी नहीं है। अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? अगर तुम मेरी माँ का साथ देना पसंद नहीं करती हो तो तुम भी अपने माता पिता का साथ नहीं दोगी। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और बात बात पर माँ 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 मत बनो। और अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है ना, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने मायके जाने से मना नहीं किया था। जब तुम्हारा मन करता था चली जाती थी, लेकिन तुम्हें अपने लिए सारी स्वतंत्रता चाहिए। मेरे ऊपर इस सारी चीज़ों का बंधन लगाती हो। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ माँ नहीं पराई हो गई। इतना भेदभाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता रीना। अब जब मेरी माँ की सेवा तुम नहीं कर सकती हो, तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकती हो, तो तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता का साथ नहीं दूंगा। या तो तुम खुद को बदलने की कोशिश करो या फिर अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाओ। अनिल के ऐसे रूप को देखकर रीना दंग रह गई। थोड़े समय के लिए तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। सोचने लगी, अनिल सच्ची तो कह रहा है। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसकी माँ को छोड़कर अपने मायके चली गई। एक बार हाथ पकड़कर भी नहीं देखा कि माँ जी तुम्हारी तबीयत कैसी है। जब मेरे मायके में किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं भागकर जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ अनिल भी मेरे साथ चलें। लेकिन माता पिता की सेवा करके रेस्टोरेंट की टेबल पर पूरा खाना रखा हुआ था, लेकिन आज रीना को खाने का मन नहीं कर रहा था। आंखों में आंसू उसके बहने लगे थे। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि आंसू आज पश्चाताप के आंसू थे। अनिल से हाथ जोड़कर रीना कहती है, देखिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारी माँ को अपनी माँ नहीं समझा और माँ में इतना भेदभाव किया। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज तक मैंने जो भी माँ के साथ व्यवहार किया वह गलत था। मुझे माफ कर दो। बहुत देर तक रीना रोती रही। अनिल अब रीना को ऐसे रोते देखता है तो वह एक टिश्यू उठाकर उसके गालों पर लटकते हुए आंसुओं को साफ करता है। रीना को माफ कर देता है और कहता है, चलो रीना, जल्दी से खाना खत्म करो, फिर तुम्हारे मायके चलते हैं। पिताजी को अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाना है। यह सुनकर रीना फटाफट से खाना खत्म करती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। मायके में देखती है कि अनिल कितने प्यार से उसके पिताजी का हाथ पकड़ के डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उनकी पूरी देखभाल कर रहा है। कभी दवाई देने के लिए भागता है तो कभी पिताजी के सर को सहलाता है। यह सब देखकर रीना की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितनी गलत थी, कितना भेदभाव करती थी। अनिल ने कभी मेरे माँ बाप के साथ भेदभाव नहीं किया, मुझे भी खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। थोड़ी देर में रीना अनिल के साथ कहती है कि अब पिताजी ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। रीना
अनिल कहता, अगर तुम अपने माता पिता के इस पास रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं माँ के पास अकेला ही चला जाऊंगा। रीना कहती है, नहीं अनिल, पिताजी की तबीयत अब ठीक है और उनके साथ में माँ है और तुम्हारे साथ मैं घर चलूंगी। रास्ते में एक फल का ठेला देखकर रीना कहती है, रुको, मैं माँ के लिए कुछ फल खरीद कर लाती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह देखकर अनिल को बहुत खुशी होती है। जैसे ही रीना घर आए, सीधा जो बिमला जी के कमरे में गई। बिमला जी पोते को अपने साथ लेटाकर उसे कहानियां सुना रही थी, उसके सर पे हाथ घुमा रही थी। यह सब देखकर रीना की आंखें भर आईं और बड़े ही प्यार से जो रीना कहती है, माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ खाया था या नहीं? क्या? लो, मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ, सब फल, कुछ फल खा लो, इनमें से आपको आराम मिलेगा। अपनी सास का हाथ पकड़कर उसका बुखार भी देखती है। अब तो माँ जी का बुखार ठीक है। बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर बिमला जी दंग रह जाती हैं। बेटे की तरफ आश्चर्यचकित से देखती है तो वो मुस्कुराता हुआ कहता है, माँ, आज से तुम्हें अपनी बहू का यही रूप देखने को मिलेगा और अब तुम मेरे पास ही रहोगी। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने पास इधर शहर में ही रखेंगे। आपसे कितना, अब मुझे कितना आराम मिलता है देखो। नहीं, हम दोनों को ही आराम से मूवी देखने चले गए माँ जी, और दीपू को पूरे दिन के लिए आपके पास छोड़ गए। कितने प्यार से आपने दीपू को रखा है। अपने किए के लिए रीना बिमला जी से माफ़ी मांगती है। आज बिमला जी अपनी बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश होती हैं और खुशी से बहू को माफ़ कर देती हैं और बेटे से पूछती हैं, बेटा अनिल, बहू को ऐसी कौन सी बूटी पिलाकर लाए हो जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया है? अनिल कहता, क्यों माँ, आपको बहू का बदला हुआ रूप पसंद नहीं आया? तब बिमला जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी, मेरी बहू इतनी समझदार हो जाए, और मुझे क्या चाहिए बस। अनिल कहता, माँ समझ लो, आज मैंने उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया, जिससे उसे उसकी कमियां नजर आ गईं। आज से घर में सब कुछ ठीक रहेगा, सभी लोग घर में बहुत अच्छे से रहने लगते हैं और रीना भी अपनी सास की खूब अच्छे से देखभाल करती है। बहू बेटे भी खूब जो लाड प्यार से रहते हैं। दोस्तों, घर का बेटा होना आसान काम नहीं होता, क्योंकि शादी के बाद उसे हर एक बात का नाप तोल करके बोलनी पड़ती है। कहीं माँ नाराज ना हो जाए, कहीं पत्नी नाराज ना हो जाए। घर का बेटा चाहे तो बहुत अच्छे से बना कर रख सकता है। बेटों को यही समझदारी दिखानी चाहिए कि उसे एक तरफा नहीं होना चाहिए, ना तो वो माँ की तरफ अधिक चिकना हो और ना ही पत्नी की तरफ। उसे दोनों की बात सुननी चाहिए और तालमेल बनाकर चलना चाहिए। इससे घर में माँ और पत्नी दोनों खुश रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे।